जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूपी कॉप संदीप यादव में। दोस्तों, आज का सेशन है जो ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। इसमें लगभग 50 प्रश्न, जो लगभग 18 से 20 मिनट में आपको 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देर न करते हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा संविधान, यानी कि संविधान भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी व्हीलर ने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। ठीक है साथी, किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? यानी कि प्रस्तावना में क्या उल्लिखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, 3 प्रकार की। उसमें सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। ठीक है, बाकी धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। चलिए, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी गायन का काल कितना है? तो इसका 52 सेकंड लगता है संपूर्ण राष्ट्रगान को गायन में, और इसे शार्ट में यानी लघु में 20 सेकंड में गाया जा सकता है, गाया जाता है। चलिए, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राष्ट्रीय चक्र में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? यानी चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग सभी साथी अपना स्कोर बताना कि कितने आपके प्रश्न सही हुए। किस वर्ष जन गण मन को भारत राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, इजी प्रश्न है, आप सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था इसे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन हो जाएगा बाघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था, जिसमें संशोधन किया गया, तो वो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ है, ध्यान रखिएगा। यानी भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है, ध्यान रखना। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 24, जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। बाकी अनुच्छेद 17 में है स्पृश्यता का अंतर है। अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम, यानी कि बिना मजदूरी का किसी से काम करा रहे हैं। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, और मीडिया यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) में है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये कैसी प्रक्रिया है? मतलब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, या न्यायिक प्रक्रिया है, या विधायी की प्रक्रिया है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति महोदय के ऊपर जो महाभियोग लगता है इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है, यानी 72 में है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। ठीक है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। राष्ट्रपति कार्यपालिका का जो मतलब अध्यक्ष होंगे या कार्यपालिका का पावर होगा राष्ट्रपति महोदय के पास, अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछा हुआ है 2023 में, लेटेस्ट है, तो आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद सभी दिए हुए हैं आपके सामने, देख लीजिएगा। अनुच्छेद हो जाएगा इसका 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अभी मैंने बता दिया, इसका संबंध होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन से, अस्पृश्यता अंत से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनुच्छेद 51 का यानी मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य जो है ये किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है, इसे याद रखना।
रूस से लिया गया है। और अगर मौलिक कर्तव्य रूस से, लेकिन मूल अधिकार जो है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो लिया गया है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसे ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान से। फिलहाल मौलिक कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो टोटल इस समय वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसे आप लोग ध्यान रखना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। टोटल 42वां संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, बाकी 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य यानी किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो याद रखना इसका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी शामिल किया गया कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में शामिल किया गया, इसे ध्यान रखना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष के सिफारिश पर मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। चलिए, नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, कठोर हैं, लचीले हैं। तो ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अवाद योग्य होते हैं, यानी इन्हें न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, कोर्ट नहीं जाया जा सकता, यानी कि राज्य सरकार द्वारा अगर नीति निर्देशक तत्व को का अगर पालन नहीं किया जा रहा है मतलब, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि फंडामेंटल राइट आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आपका उल्लंघन हो रहा है, तो अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। और जबकि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, आपके मूल अधिकारों के हनन होने पर। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 14 में हो जाएगा, यानी आर्टिकल 14 में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो इसका मैंने पहले ही बता दिया था, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये लघु संविधान इसे बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें बहुत सारे चीज़ें जो संविधान में नहीं थी इसे जोड़ा गया था, इसे याद रखना। जैसे शिक्षा और वन को राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में रखा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलिक अधिकार नहीं है, ये निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार हो चुका है दोस्त, एक लीगल राइट हो चुका है, कानूनी अधिकार हो चुका है। इसे यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी से इसे संपत्ति के अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया है। तो ध्यान रखना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख है। चलिए आगे, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन कैसे होता है, ध्यान रखना, चारों ऑप्शन है। इसका आंसर जो हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय होते हैं, इसे ध्यान रखना। अनुच्छेद 53 में इसका जबरदस्त तरीके से उल्लेख किया गया है। चलिए आगे, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में फंडामेंटल राइट मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो रूस से लिया गया था। राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग का जो आरोप है संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति महोदय के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जाता है, यानी किसी भी सदन द्वारा। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेंगे, यानी पद कौन संभालेंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन का उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन है। निर्वाचन प्रणाली इनका 54 में है, याद रखना। 52 में राष्ट्रपति का पद है और 55 में पदावधि, यानी इनका कार्यकाल जो है पदावधि 55 में है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति महोदय की पदावधि 55 में है। चलिए, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन, भारतीय संसद का जो
संयुक्त अधिवेशन इनमें से कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है साथी? तो संयुक्त अधिवेशन साथी बुलाते हैं, चलिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा बुलाया जाएगा। और जो अनुच्छेद 108 में है इसका उल्लेख है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा बुलाया जाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों संयुक्त पारित बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? मतलब ध्यान से समझिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल 111 है, 111 में है, जिसमें वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं, या तो अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, या तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। 3 कंडीशन इनके पास होती है राष्ट्रपति महोदय के पास, याद रखना। आर्टिकल 108 है संयुक्त अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से निर्वाचित नीलम संजीव रेड्डी थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, यानी किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ध्यान रखना, कभी करता है कभी नहीं करता है, ये चीज़ को ध्यान रखना, यहीं से प्रश्न गलत होता है। तो उपराष्ट्रपति महोदय का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते, इनका जो मतलब इनकी नियुक्ति है आर्टिकल 66 के तहत इनका जो संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कहाँ पे हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एग्जाम में आया हुआ है। तो अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप से अगर दिया जाता है तभी आर्टिकल 352 लगाया जाएगा राष्ट्रपति महोदय द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय आपात 352 तभी लगाया जाएगा जब मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप में दिया जाएगा, इसे याद रखना। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अभी मैं पहले ही बता दिया, इसका लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, आप लोगों को एकदम मज़ा आ रहा होगा। पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट जरूर करना ज़बरदस्त कंटेंट है कि नहीं, और इसी तरह से आपको कंटेंट चाहिएगा तो जरूर कमेंट करना, मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए ज़बरदस्त प्रश्न लाता रहूँगा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? APJ अब्दुल कलाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, जो USA यानी अमेरिका से वित्तीय आपात लिया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपात जर्मनी से लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, इसे ध्यान रखना। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? मतलब कि निर्वाचित होते हैं, या तो चयनित होते हैं, या मनोनीत होते हैं, या तो नियुक्त होते हैं। अनुच्छेद 75(1) के तहत इनकी नियुक्ति होती है, तो ध्यान रखिएगा, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ पे? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा केवल राज्यसभा, या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में, ठीक है, या राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा, धन विधेयक जो पेश किया जाता है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखना इसे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक प्राप्त होने के राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर लोकसभा में वापस किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है, 14 दिन। अगर 14 दिन के अंदर वापस कर देते हैं तो सही है, नहीं तो लोकसभा द्वारा ये मान लिया जाएगा, इसे पारित तो मान लिया जाएगा, जो लगातार एग्जामों में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों का संकलन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने है, इसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्यान देना, पढ़ना भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर इसे 2006 में लागू हुआ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में, कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 112 के तहत है, ठीक है। विनियोग विधेयक है, भारत की संचित निधि है, ठीक है। संचित निधि का और आकस्मिक निधि, संचित निधि का अनुच्छेद 266 में उल्लेख है, आकस्मिक निधि
निधि जो है अनुच्छेद 267 में इसका उल्लेख है। लेकिन बजट शब्द का प्रयोग कहीं पे नहीं हुआ है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण का है 112 में, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का कहीं उल्लेख नहीं है संविधान में। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राक्कलन समिति हो जाएगी। संसद की जो सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जबकि लोक लेखा समिति है, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं जो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, इसे याद रखना, ठीक भैया। चलिए, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है किसको? लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में, लोकसभा की वित्त मंत्रालय में या कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति कार्यालय में या तो प्रधानमंत्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भैया, ज़बरदस्त कंटेंट है आपके सामने। और नेक्स्ट क्वेश्चन जब मतलब नेक्स्ट लेवल, तो आज का सेशन साथी यहीं पे समाप्त हो रहा है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो 50 प्रश्न थे, आप इसे ध्यान से देखना और बढ़िया से पढ़ना, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। और सभी साथी कमेंट करना एक बार कि कैसे प्रश्न थे, मतलब ज़बरदस्त कंटेंट था कि नहीं। फिर आगे अगली क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना साथी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।